जिस समय धोनी ने मुझे कंधे पे हाथ रख के कहा यू आर गुड, तो जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे चला आ गया। और आई एडमायर धोनी लाइक गॉड। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरी खातिर है जी रहा। रैप बन रहा है और उसको मिलियंस लोग देख रहे हैं, तो उसकी ऑडियंस है, तभी तो वो बन रहा है। अगर आप सूफ़ी बना रहे हैं तो सूफ़ी की भी ऑडियंस है, उसको मिलियंस व्यूज़ है। जैसे इसी एरा में हनी सिंह भी अपना गाना रिलीज़ करते हैं, उनको भी लाखों व्यूज़ मिलता है। इसी एरा में अरिजीत सिंह का भी गाना आता है, उसको लाखों व्यूज़ मिलते हैं। इसी एरा में आप नागपुरी सॉन्ग रिलीज़ करते हैं, उसको भी लाखों व्यूज़ मिलते हैं। चलने जैसा कुछ भी नहीं होता, जो चल रहा है ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। अगर आप अच्छा म्यूज़िक बनाएंगे तो वो चलेगा ही चलेगा। 4-5 घंटे का म्यूज़िक रिकॉर्डिंग सेशन था जावेद अली सर के साथ, वो हम इस जीवन में नहीं भूल सकते हैं। इतना छोटा छोटा इनपुट्स उन्होंने मुझे दिया। उस्ताद रशीद अली खान साहब, वो बहुत ही बेहतरीन सिंगर हैं, लेकिन क्लासिकल सिंगर हैं, पर वो सलमान खान के लिए नहीं गा सकते। आप समझते हैं? उदित नारायण जी बहुत ज़्यादा क्लासिकल नहीं गाते हैं, स्ट्रेट गाते हैं, पर उनका इफेक्ट्स, उनका एहसास सलमान खान जी के लिए बिल्कुल सही बैठता है। तो प्लेबैक सिंगिंग के लिए एहसास चाहिए, इमोशन चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। क्लासिकल सिंगिंग के लिए ट्रेनिंग चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सोनू शो। आज का यही एपिसोड जो सिंगर बनना चाहते हैं या म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहते हैं, इनके लिए बेहद स्पेशल होने वाला है। बहुत ही सीखने की चीज़ें मिलेंगी आपको आज, क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान हैं ये म्यूजिक की दुनिया की बहुत जानकारी रखते हैं, बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं और बहुत अच्छे सिंगर हैं। इन्होंने बचपन से संगीत को सीखा है, संगीत को साधा है। गज़ल की दुनिया की बहुत अच्छे सिंगर में से एक हैं। सूफी संगीत में महारत हासिल है। इनके यूट्यूब पे बहुत सारे सॉन्ग हैं, जिसमें मलंग और सूफी तेरे लिए, इसके अलावा कई भी है। इनका पूरा घराना संगीत में डूबा हुआ है। यूँ कहे तो इनका घराना का नाम है गया घराना। इनके सारे फैमिली मेम्बर कोई गाते हैं तो कोई बजाते हैं, इसीलिए बचपन से इन्होंने सीखना शुरू कर दिया था बहुत ही कम एज में। तो झारखंड पुलिस एसोसिएशन के लिए इन्होंने गाना बनाया था, जिसे गाया था बॉलीवुड इंडस्ट्री के लीजेंड सिंगर शान साहब ने। 18-19 साल की उम्र में किसी इतने बड़े सिंगर को म्यूजिक कंपोज करना बहुत बड़ी बात है। इसके बाद जुबिन नौटियाल, जावेद अली, कुमार सानू, उदित नारायण जैसे कई लीजेंड के साथ में इन्होंने काम किया है। तो आइए मिलते हैं झारखंड के उभरते नाम, झारखंड के उभरते हुए कलाकार रोहन देव पाठक जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी धन्यवाद, आपने इस शो में हमको बुलाया। थैंक यू आपको भी। आपने एम एस धोनी के लिए गाना बनाया था, याद है आपको? जी वो तो मेरा किस्मत बहुत अच्छा था कि उन्होंने हमको बुला। देखिए, मुझे एम एस धोनी ने अपने घर बुलाकर प्रेज़ किया, वो मोमेंट अगर आप कभी आपको बताइए थोड़ा, मुलाकात कैसी रही थी? एक सॉन्ग किया था मैंने, फिर उसके लिए उन्होंने मतलब मीडिया काफ़ी हाइप हो गया था, तो फिर उन लकीली उनसे मौका मिला मिलने का। सॉन्ग कौन सा था? मैं सुनाऊंगा आपको। फिर वो अपने घर बुलाया उन्होंने मुझको। सॉन्ग वाज जीतेगा फिर शान से इंडिया पाकिस्तान से, हारा ना हारेगा कभी। तो जब उन्होंने मुझे बुलाया अपने घर, जब मैं एम एस धोनी के घर बैठा हुआ था, उनको जब मैं देखा, आप सोचो मैं छोटा था बहुत। हाँ। और एम एस धोनी मेरे सामने इज़ लाइक आइडल, वो पूरी दुनिया में हर व्यक्ति का आइडल है। बिल्कुल। तो जब वो मेरे सामने आए तो उनको वो ही रियलाइज्ड कि मैं थोड़ा नर्वस हूँ, तो उन्होंने खुद से अपना फ़ैन ऑन किया, फिर उन्होंने मुस्कुराए, वो फिर वो पानी दिलवाया मुझे। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, वो कुछ कुछ मोमेंट्स है जीवन में जो आपके करियर बदल देता है। और मेरे लिए वो मोमेंट था वो, जिस समय धोनी ने मुझे कंधे पे हाथ रख के कहा यू आर गुड, तो जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे आ गया। और आई एडमायर धोनी लाइक गॉड। फ्यू पीपल जिसको हम एडमायर करते हैं, उसमें धोनी इज ऑन टॉप। बहुत ही इज लाइक, मतलब कुछ बोल ही नहीं सकता। आई एम वेरी इमोशनल व्हेन इट कम्स टू धोनी। और हमको लगता है हर रांची वाला इमोशनली होगा, लेकिन उनसे मिलना, उसके बाद काफ़ी बार उनसे मतलब मिलने का मौका मिला है, पर वो जो पहला मोमेंट था वो मतलब वाज लाइक ड्रीम। वो गजब था, कुछ डिवाइन था। बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई दिग्गजों के साथ में आपने काम किया है। लाइफ का सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट बताइए, आप किन के साथ काम करके आपको सबसे ज़्यादा मजा आया? एक फिल्म कर रहे थे हम लोग,
थ्री सिस्टर्स एंड अ ड्रीम। ओके। तो उसमें 4 गाने थे फिल्म के। तो उसमें टाइटल ट्रैक का रिक्वायरमेंट था। राइटर जो थे हमारे वो संजय सिंह सर, तो उन्होंने गाना लिखा हे री चिरैया हो री चिरैया। अच्छा। तो जब हम लोग उसको कंपोज कर रहे थे तो सबसे पहले मेरे दिमाग में जो नाम आया वो था जावेद अली जी। अच्छा। और आप मेरा विश्वास कीजिए, बहुत लोगों के साथ काम करने के बाद या पहले और बाद में, जब हम लोग बॉम्बे के एक स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहे थे, मैंने उनको फ़ोन किया कि सर ऐसा एक गाना है, मुझे करना है। तो उस समय उनसे जान पहचान नहीं थी, तो उन्होंने कहा ठीक है गाना है तो मैं करूँगा, अच्छा गाना बस होना चाहिए। उन्होंने ही मुझे एक स्टूडियो रिकमेंड किया, मैं वहाँ गया। वो आए एकदम, जैसे ही वो आए स्टूडियो में, एक ऐसा लगा जैसे कुछ मतलब मैजिकल हो गया है। पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। मतलब कुछ कुछ डिवाइन था वो। फिर वो गाना जब उन्होंने गाया और उस गाने में जब इनपुट्स वो देने लगे, अच्छा। तो मुझे लगा ही नहीं कि ये मेरा ही गाना है, मुझे लगा कि ये उनका ही गाना है। और जिस तरह से उस गाने को डिवाइन उन्होंने बना दिया, वो मतलब मैजिकल टू द मैजिकल, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। वो तो ये तो एहसास से फील करने की चीज़ है। पर मेरे जीवन में मैं कभी भी अगर मैं और तरक्की कर पाता हूँ, या वो तो डेस्टिनी है, लेकिन वो जो मेरा 4-5 घंटे का म्यूज़िक रिकॉर्डिंग सेशन था जावेद अली सर के साथ, वो हम इस जीवन में नहीं भूल सकते हैं। इतना छोटा छोटा इनपुट्स उन्होंने मुझे दिया। बॉम्बे जैसे जगह में जहाँ पे लोग इतना प्रोफेशनल होते हैं, उनको टाइम नहीं होता है, उन्होंने मुझे अपने घर भी बुलाया कि आप घर आ जाना। मैं उनके घर गया, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी वो सब कर लिया। और जो लर्निंग उनके साथ मुझे मिली, ऑल दो मैं एज ए कंपोज़र गया था वहाँ पे, लेकिन जो जो एहसास, जो फील, जो इमोशन और जो मेमोरीज लेके हम उस स्टूडियो से निकले थे, वो बहुत ही मुश्किल, मुझे नहीं लगता उससे अच्छा इंसान मैंने आज तक अपने जीवन में आर्टिस्ट कभी देखा है या मिला हूँ। ही इज़ लाइक जेम ऑफ अ पर्सन। तो वो गाना कौन सा था, और प्लीज थोड़ा गुनगुना दे। मेरी आवाज़ में मैं सुनाता हूँ, पर उनकी आवाज़ में आप ज़रूर सुनिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हे रे चिड़ैया हो रे चिड़ैया, दाना तू चुग ले, रिश्तों का कोई बना तून ले, पंखों में तेरे आसमान रे, आसमान रे, हेरी चिड़ैया हो रे चिड़ैया। वाह सुपर। सर अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है जो म्यूजिक डायरेक्टर को और सिंगर को भी काफ़ी मदद मिलती है। कोई ऐसा टेक्निक है जो सुर में नहीं गा रहे हैं उनको भी सुर में लाया जा सकता है? एक बहुत ही चर्चित नाम है जिसका नाम है ऑटो ट्यून। नहीं, ऐसा कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जो किसी बेसुरे को सुर में कर दे। देखिए, अगर आप सिंगर, कंपोज़र, म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिशियन कोई भी हो, तो यू शुड बी वेरी फ्रेंडली विथ टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी अभी नहीं आ रही है। ये जो ऑटो ट्यून है, इसका ये है कि जब जितने भी इंस्ट्रूमेंटेशन होते हैं गाने में, जब रिकॉर्ड होते हैं, तो एक मेजरमेंट होता है, इसको 440 हर्ट्ज बोलते हैं, द पिच परफेक्ट। तो इंस्ट्रूमेंट सारे पिच परफेक्ट होते हैं, लेकिन जब आप वोकलिस्ट जब वोकल कर रहा होता है, चूँकि वो इमोशनली गा रहा होता है किसी न किसी इमोशन में, तो थोड़ा बहुत वो 440 के आसपास नहीं होता है, वो 438, 439 इसके आसपास वो रहता है। तो उसको एक्यूरेट पिच परफेक्ट करने के लिए जितना रिक्वायर्ड होता है सिंगर की वॉइस के हिसाब से, उतना ऑटो ट्यून यूज़ करते हैं टेक्नीशियंस या कंपोज़र या जो भी हो। इसका मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति सिंगर बन जाएगा। अगर ऐसा है तो फिर लोग प्रैक्टिस करना ही छोड़ देंगे। ये दुनिया का बड़ा मिथ है कि आप ऑटो ट्यून से सिंगर बन सकते हैं, लेकिन ऑटो ट्यून बुरा नहीं है, राइट? ऑटो ट्यून इज़ गुड। आपको टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना चाहिए जी। जितना आप टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करेंगे उतना ज़्यादा ग्रो करेंगे। ये टेक्नोलॉजी आने से सिंगिंग या म्यूजिक बनाना थोड़ा इजी हुआ है क्या पहले से? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हाँ, इजी तो बहुत हुआ है, क्योंकि आपके पास वक्त ज़्यादा है। पहले आप क्या करते थे कि एक गाने को एक बार में रिकॉर्ड करते थे, आप मल्टीपल रिहर्सल होते थे, उसको रिकॉर्ड कर। आप गाने के साथ आप टेक ले सकते हैं, गाने पे आप रिसर्च कर सकते हैं। आप अगर एक लाइन को 2 या 3 तरीके से गा के देखना चाहते हैं, या एक मेलोडी को 1 या 2 तरीके से बना के सुनना चाहते हैं,
तो वो टेक्नोलॉजी आज के ज़माने में अवेलेबल है, अलग अलग डॉ पे, जिसको हम लोग डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन बोलते हैं। तो वो अवेलेबल होता है ताकि आप मल्टीपल टेक्स लेके उसको परफेक्शन के नज़दीक पहुँचे। इसमें थोड़ा इमोशन चेंज होता है, लेकिन दैट इज़ ऑल्सो गुड। इमोशन कैसा चेंज होना, जैसे डुएट सॉन्ग है मेल फीमेल का, तो एक तरफ फीमेल गा रही है, एक तरफ मेल गा रहे हैं, तो साथ में गाने का एक अलग एक्साइटमेंट या एक अलग फीलिंग्स आती है या एक अलग इमोशन होता है। अभी है कि पहले फीमेल गाकर चली गई या मेल गाकर चला गया, तो कुछ इमोशनली प्रॉब्लम होता है क्या? नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। देखिए, जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो बहुत चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। अभी क्या है, अगर सामने सिंगर गा रहा है तो भी आप उसकी आवाज़ सुनने के बाद ही अपना पार्ट गाएंगे ना, हाँ। राइट। फर्ज करो आप फीमेल सिंगर हो, मैं मेल सिंगर हूँ, तो आप जब अपना पार्ट ख़त्म किए तो उसके बाद ही मैं अपना पार्ट गाऊंगा। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं उसको हेडफोन में रिकॉर्डेड सुन रहा हूँ या आप सामने देख रहे हैं। आपका लाइन ख़त्म होने के बाद मेरा जो इमोशन है उसको मुझे प्रेजेंट करना है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो भी जिसको भी आर्टिस्ट बनना है वो सबसे पहले टेक्नोलॉजी को ग्रैब करना सीखे। जैसे अभी जो सिंगर्स कंपोजर्स काम कर रहे हैं, अगर वो जल्द से जल्द एआई नहीं सीखेंगे तो वो आप पीछे हो जाएंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब म्यूज़िक में बहुत तेज़ी से आ रहा है। जितना जल्दी आप एआई के बारे में जानेंगे, जितना जल्दी आप एआई को यूज़ करना सीखेंगे अपने कंपोजिंग में, उतना जल्दी आप अच्छा म्यूज़िक कर सकते हैं, सीख सकते हैं। दैट हैज़ टू बी देयर। ओके, कोई आपका फेवरेट है जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं? जो झारखंड के आर्टिस्ट हैं या फिर झारखंड का जो म्यूज़िक है या झारखंड के सिंगर हैं, उसको बाहर लोग बहुत सीरियसली लें। जैसे अगर आपको मैं कहूँगा कि बॉम्बे से आर्टिस्ट आया, तो ये मानसिकता है कि वो अच्छा ही होगा। लोग मान के चलते हैं कि देयर हैज़ टू बी गुड। तो मुझे कुछ ऐसा क्रिएट करना है जिससे लोग, जब आप झारखंड से जाके बोले कि मैं झारखंड का आर्टिस्ट हूँ, तो लोग आपको उतना ही सीरियसली लें जितना कि लोग कोर इंडस्ट्री के म्यूजिशियन को सीरियसली लेते हैं। ये एक ड्रीम है। बिल्कुल, आपकी सोच बहुत अच्छी है, पर झारखंड के कुछ लोग आपसे नाराज हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि जब हम लोग रोहन जी से म्यूजिक कराना चाहते हैं नागपुरी गानों के लिए तो मना कर देते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि क्यों नहीं करना चाहते आप? देखिए, जो नाराज़ है उनसे मैं हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ, पर मेरा क्राइटेरिया सिर्फ इतना ही है कि नागपुरी म्यूज़िक क्या है, फोक म्यूज़िक है। आप फोक के साथ फ्यूजन कर सकते हैं। ये आजकल कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक लोग सुनते हैं, वो ज़रूरी है, पर फोक म्यूज़िक के नाम पे सिर्फ नागपुरी लैंग्वेज रख दिया, मतलब सिर्फ लैंग्वेज ही नागपुरी है, लेकिन जो उसका इंस्ट्रूमेंटेशन है, जो म्यूज़िक है, वो पूरी तरह से मॉडर्न है, वो पूरी तरह से बाहर है लीग से। म्यूज़िक का जो जॉनर होता है वो बॉलीवुड बनाते हैं, लेकिन गाते हैं नागपुरी में, तो उसको फिर आप फोक कैसे बोल सकते हैं? तो अगर आप ये डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि नहीं, हमको फोक म्यूज़िक नहीं करना है, कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक करना है लेकिन नागपुरी लैंग्वेज में, तो मैं आपके पॉडकास्ट पे गारंटी देता हूँ कि मैं बिना पैसे गाना बनाने के लिए तैयार हूँ, मैं पैसा भी नहीं लूँगा। लेकिन अगर आप फोक के नाम पे कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक बनाएंगे तो उससे तो मुझे बुरा आपत्ति है, तो फिर मैं वहाँ पे नहीं आपको कोऑपरेट कर सकता हूँ, क्योंकि फोक इज़ लाइक पूजा। झारखंड के म्यूज़िक को अगर आप डेप्थ में जानेंगे तो आपको लगेगा जैसे साक्षात माँ सरस्वती खड़ी है। आप किसी भी गांव में चले जाइए झारखंड के, अगर एक फ्लूट प्लेयर फ्लूट बजाता हुआ आपको मिलेगा तो आपको वो मंत्रमुग्ध कर देगा। पर उस म्यूज़िक को आप छोड़ के उसी व्यक्ति को कहते हैं कि आप वैसा बजाओ जैसा आजकल चलता है, तो आजकल चलने जैसा कुछ भी नहीं होता। जो आप चलाना चाहते हैं वही चलेगा। इसी एरा में अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी सोनू निगम का सैड सॉन्ग भी हिट होता है। इसी एरा में अरिजीत सिंह, क्योंकि तुम ही लोग लेकर भी आए हैं, और इसी एरा में बादशाह के गाने भी चल रहे हैं। इसी एरा में सूफी सॉन्ग भी चलता है जो हम लोग करते हैं। तो चलने जैसा कुछ भी नहीं होता, जो चल रहा है ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। अगर आप अच्छा म्यूज़िक बनाएंगे तो वो चलेगा ही चलेगा। तो फोक के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना, ये इससे हमको आपत्ति है, इसीलिए हम नहीं करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम किए नहीं हैं, हम 5-10 गाने नागपुरी किए ही हैं, गाया भी है मैंने। तो बस वही है, जो नाराज़ है उनसे माफ़ी चाहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो हम ज़रूर करेंगे। कोई अच्छा गाना लेके आते हैं और ट्रेडिशनल तरीके से अच्छे से बनाना चाहते हैं तो आप कंपोज करेंगे? बिल्कुल, और फ्री में करूँगा, ये भी मैं प्रॉमिस करता हूँ आपके पॉडकास्ट में। क्या बात है। शर्त इतना ही है कि जो जॉनर है उसके साथ जस्टिफिकेशन कीजिए। ओके, अगर देखिए लैंग्वेज नागपुरी रहे और म्यूजिक वेस्टर्न रहे तो उससे कोई आपत्ति नहीं है हमको, दैट इज अ फ्यूजन रही है। लेकिन फोक बोल के उसको उस तरह से पेश नहीं करना, उससे आपत्ति है। ये
बहुत अच्छा सिंगर बनने के लिए या बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर बनने के लिए तो क्लासिकल सीखना कितना जरूरी है? दो अलग अलग चीज़ें हैं। क्लासिकल सिंगर इज अलग, मॉडर्न सिंगर इज अलग। और टू बी प्रिसाइज ऑन योर आंसर, प्लेबैक सिंगर के पास एक डिफरेंट क्वालिटी होती है। ओके। वो रूह को समझता है। जितना एक्यूरेसी गाने में चाहिए होता है, उसका 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना भी आप कह सकते हैं। एक सिंगर को इमोशन चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर आप दो अलग अलग सिंगर्स के बारे में समझिए। फॉर एग्जांपल उस्ताद रशीद अली खान साहब, वो बहुत ही बेहतरीन सिंगर हैं, लेकिन क्लासिकल सिंगर हैं, पर वो सलमान खान के लिए नहीं गा सकते। हम्म, आप समझते हैं? हम्म, उदित नारायण जी बहुत ज़्यादा क्लासिकल नहीं गाते हैं, स्ट्रेट गाते हैं, पर उनका इफेक्ट्स, उनका एहसास सलमान खान जी के लिए बिल्कुल सही बैठता है। सही बैठता है। तो प्लेबैक सिंगिंग के लिए एहसास चाहिए, इमोशन चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। क्लासिकल सिंगिंग के लिए ट्रेनिंग चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। सिंगिंग जो आर्ट है गॉड गिफ्टेड कला है या कोई गॉड गिफ्टेड नहीं भी है तो सीख के बहुत अच्छा सिंगर बन सकता है? ये तो बिल्कुल सही बात है, आप ठीक कहें। आवाज़ अगर आपको अच्छी मिल गई है, आपको ईश्वर ने आवाज़ दी है, तो उसको पॉलिश भी आपको उससे डबल करना पड़ता है, तभी आप उसको अच्छा एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखिए, सिंगर्स के पास कुछ भी नहीं होता है सिवाय आवाज़ के। लोग आपको जानते भी नहीं हैं, देखा भी नहीं है किसी ने सामने से, लेकिन आपके लिए पागल है। बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल करेंट डेज में, मतलब हम लोग जब यंग हो रहे थे तो सोनू निगम जी थे, अभी करेंट डेज में अरिजीत सिंह जी हैं। इनके पास जो आवाज़, जब ये किसी गाने को देते हैं तो उस गाने को जीवित कर देते हैं, लिरिक्स कैसा भी हो। हाँ। इन दोनों ने हज़ारों गाने गाए, हर गाना तो हिट नहीं है, लेकिन किसी भी गाने को, या वो हिट हो या नहीं हो, उसका ग्रामर और एग्जीक्यूशन इतना परफेक्ट होता है कि आपको वो जब आप सुनेंगे तो अच्छा ही लगेगा। हम्म, आवाज़ अच्छा होना या बुरा होना इज़ नॉट अ पैरामीटर। उसको पॉलिश करना, उसको डीप जाना इज़ द पैरामीटर। अभी 10-15 सालों में रैप का बहुत इंडिया में मार्केट हो गया है, बहुत बड़े पैमाने पे बन भी रहा है, लोग सुन भी रहे हैं, एंजॉय करते हैं। तो जैसे सूफी सॉन्ग हो गया या गजल है, तो इन सब चीज़ों पे कुछ फर्क पड़ता है क्या? देखिए, म्यूज़िक में एक बड़ी ख़ास बात है, गलत जैसा कोई शब्द ही नहीं है। अच्छा। हर तरह के सेगमेंट के लिए ऑडियंस है। अगर रैप बन रहा है और उसको मिलियंस लोग देख रहे हैं तो उसकी ऑडियंस है, तभी तो वो बन रहा है। अगर आप सूफ़ी बना रहे हैं तो सूफ़ी की भी ऑडियंस है, उसको मिलियंस व्यूज़ है। जैसे इसी एरा में हनी सिंह भी अपना गाना रिलीज़ करते हैं, उनको भी लाखों व्यूज़ मिलता है। इसी एरा में अरिजीत सिंह का भी गाना आता है, उसको लाखों व्यूज़ मिलते हैं। इसी एरा में आप नागपुरी सॉन्ग रिलीज़ करते हैं, उसको भी लाखों व्यूज़ मिलते हैं। ऑडियंस इतना ज़्यादा स्कैटर्ड है कि आप किसी भी जॉनर को यूज़ करेंगे, वो पब्लिक तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। किसी को ख़राब या अच्छा बोलना, ये तो मुझे अच्छा लगता है नहीं। ये सरासर गलत है। किसी को क्यों ख़राब बोलना? रैप गाने के लिए एक स्पेशल तरह की तैयारी होती है या जो सूफी सिंगर हैं वो रैप नहीं, गा वो सकते तो नहीं हो सकता। नहीं हो वो सकता। तो वो एक अलग जॉनर है। रैप म्यूज़िक जो मॉडर्न म्यूज़िक है, उसके लिए एक डिफरेंट टेक्सचर चाहिए, एक डिफरेंट। उसमें ना बेसिकली रैप गाने में ना म्यूज़िक नहीं, साउंड्स के साथ खिलवाड़ होता है। आप नए नए साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप किसी भी रैप गाने को ध्यान से सुनेंगे तो बीट्स के साथ नए नए साउंड्स क्रिएट किए जाते हैं। वो इतना आसान नहीं है। जो नहीं क्रिएट, इट्स लाइक अंगूर खट्टे हैं। हाँ। अगर कोई भी ये व्यक्ति बोलता है कि रैप तो फालतू होता है, तो यू आस्क हिम कि कैन यू क्रिएट अ रैप, तो ही विल टेल यू कि नो, आई एम नॉट एबल टू। तो जिस चीज़ की आपको समझ नहीं है, आप उसको खराब, जैसे अगर आप रैप से ही पूछो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, बोलेगा ए गज़ल कौन सुनता है, क्योंकि आपको गज़ल की समझ नहीं है। गजल के समझ नहीं। पर गज़ल समझने वाले के लिए गज़ल इज़ लाइक पूजा। बिल्कुल। तो दोनों ही चीज़ें उतनी ही इम्पॉर्टेंट हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी को ये बोलना चाहिए कि वो अच्छा नहीं है और ये अच्छा है। मी एज ए कंपोजर सिंगर, आई रेस्पेक्ट बोथ द जॉनर। मुझे गज़ल भी उतना ही पसंद है। रैप हम सुनते नहीं है, वो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा मुझे कुछ वैसा नहीं है कि क्या है, वो ऐसा नहीं होता। आपने जुबिन नौटियाल के साथ भी काम किया है? एक फिल्म थी हम लोग की, बिफोर यू डाई। ओके। हमारे एक कलकत्ता बेस्ड डायरेक्टर है मिस्टर राज घोष, काफ़ी वो राज घोष। हाँ, हाँ। वो फेम मैं जानता हूँ राज घोष को। जी। तो वो एक फ़िल्म करे थे बिफोर यू डाई।
तो उसमें एक टाइटल ट्रैक था हम तेरे हो गए, तो उसमें भी मैंने अपना रोल किया। वो भी काफ़ी अच्छा गाना है, वो भी ज़रूर सुनने लायक गाना है। कौन सा गाना था? तो हम तेरे हो गए, बस तेरे ही तेरे हो गए। बहुत ही खूबसूरत गाना है, आप ज़रूर उसको सुनिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपने बहुत कम समय में सीखना शुरू कर दिया था। आपके फैमिली में सारे म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, या तो म्यूजिशियन है, सिंगर है, या म्यूजिक को समझते हैं। आपको कितना बेनिफिट मिला इसका? मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब मेरे दादा का फैमिली, मेरे नाना का फैमिली, दोनों ही म्यूज़िक से ही जुड़ा हुआ है। तो जिस माहौल में आप बड़े होते हैं वो माहौल आपको बहुत कुछ सिखाता है। जी जैसे बिल्कुल। जब हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि स्पेसिफिक ट्रेनिंग शुरू हुई, एक सब कॉन्शियस ट्रेनिंग ऑटोमेटिकली शुरू हुई। जब हम छोटे थे तो घर में कोई गा रहा है, कोई बजा रहा है, तो हाँ, ये माहौल जब आपको अपने आप मिलते जाता है तो एक एक्स्ट्रा एज तो आप जिसको बोलते हैं, जैसे आप समझिए जब बेसिक्स लोग माँ बोलना सीख रहे थे उस समय हम लोग सारेगामा सीख रहे थे। ओ लाइक दैट। आपने एक गाना कंपोज किया था झारखंड पुलिस एसोसिएशन के लिए। जी उस समय आपकी उम्र बहुत कम थी, और जी आप बॉलीवुड इंडस्ट्री के लीजेंड शान साहब को आपने कंपोज किया था। जी। जब आप उनको कंपोज कर रहे थे, मन में किसी तरह की हेजिटेशन या कोई नर्वसनेस थी? क्या फील हो रही थी उस टाइम आपको? झारखंड पुलिस के लिए जो गाना हम लोग बना रहे थे, उस समय तत्कालीन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे श्री राजीव कुमार जी। तो अच्छा अच्छा। उनको साहित्य से बहुत लगाव है, और उस समय बहुत मोटिवेशनल चीज़ों की ज़रूरत थी झारखंड पुलिस को भी। उस समय यहाँ पे बहुत ज़्यादा नक्सल्स पे सब, तो सर का ये आइडिया था कि कुछ एक मोटिवेशन हम लोग क्रिएट करें, तो उन्होंने ये गीत लिखा था। और उसके बाद फिर मुझे बुलाया तो आई फेल्ट ब्लेस्ड। फिर जब हम कंपोज कर रहे थे इनिशियल कंपोजिंग, तो मैंने पूरा झारखंड पुलिस का ब्रास बैंड है हाँ हाँ हाँ। उसके साथ उसको पूरा मैंने ट्यून किया, उसको कंपोज किया। फिर जब शान के साथ जो रिकॉर्डिंग का मेरा एक्सपीरियंस है वो कुछ ऐसा है जो हम सोच भी नहीं सकते थे। बताइए मतलब प्लीज। रात के वक्त हम लोगों ने ये रिकॉर्डिंग की थी, 12 साढ़े 12 का वक्त रहा होगा जिस समय वो आए थे। कैजुअल से टी शर्ट में, चप्पल में, वो जब पहुंच गए, इतने फ्रेंडली हैं, हम सोच भी नहीं सकते थे। ही रियलाइज्ड कि हम छोटे हैं, हम नर्वस होंगे, तो उन्होंने बहुत हमको काम किया। जो मेरा गाना है वो जितना मैंने कंपोज किया था उसको 100%, इनफैक्ट 200% उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया। तो ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा उपलब्धि, आशीर्वाद ये था कि ये काम करने का मौका मिला। इसके लिए मैं शान का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, राजीव कुमार जी का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने ये हमको मौका दिया। आपकी गायकी बहुत अच्छी है, आप बचपन से गाते आ रहे हैं। कब से आपके मन में आया कि म्यूजिक कंपोजर बनना चाहिए? जब मैं कोई भी गाना गाता था तो मेरे पीछे, खास करके जब मैं रफ़ी साहब को सुनता था, अभी भी सुनता हूँ, पर उस वक्त जब इनिशियल एज में सुनता था तो मैं हमेशा ये सोचता था कि अगर कोई गाना गा रहे हैं तो उस गाने को एग्जीक्यूट करने के लिए, जैसे अगर ये गा रहे हैं तो हर शब्द पे जो इंटोनेशन है, जो फेनेटिक्स है, जो प्रोनाउंसिएशन है, जो डायनामिक्स है, ये क्यों कर रहे हैं, ये कैसे हो रहा है। जब ये करने के लिए सोचा तो मुझे लगा नहीं, मैं एक बार कंपोज करके देखता हूँ। तो मैंने छोटा छोटा खुद लिरिक्स लिखता था। घर में लोग म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं तो उनसे बात भी किया काफ़ी, तो उन्होंने मुझे थोड़ा थोड़ा इनिशियल टिप्स दिया। उसी दौरान एक वर्कशॉप हो रहा था, जिस वर्कशॉप में उस्ताद राशिद अली खान साहब आए थे। तो उस वर्कशॉप में हम गए, तब हम आई गेस 12-13 साल के शायद रहे होंगे। तो वो जो वर्कशॉप मैंने अटेंड किया वो मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अगर आप उस्ताद रशीद अली खान साहब को सामने से गा के सुनते थे जब उनको, तो लगता था कि साक्षात माँ सरस्वती सामने बैठी हुई हैं। उन्होंने बताया कि अगर आप गाना भी चाहते हैं तो भी आपको वो एजेंडा समझना पड़ेगा। अगर आप म्यूज़िक कंपोज कोई कर रहा है तो उसके पीछे एक थॉट प्रोसेस है। बिल्कुल बिल्कुल। वो थॉट प्रोसेस जब तक आप खुद नहीं समझेंगे तब तक उसकी चीज़ को आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो वो सोच के मुझे लगा कि नहीं, मुझे कंपोज भी करना चाहिए। तो जब कंपोज करने लगा, अलग अलग लोग लिरिक्स लेके आने लगे, तो ईश्वर की कृपा रही कि धुन अच्छे बनने लगे। म्यूज़िक अरेंजमेंट का मुझे शौक था, टेक्निकलिटीज़ काफ़ी मुझे म्यूज़िक का थोड़ा नॉलेज है भी और सीखना भी चाहते हैं। तो
इसीलिए थोड़ा म्यूज़िक कंपोजिशन की तरफ ज़्यादा दिमाग चला गया। बहुत ऐसे सिंगर हैं जो इंडियन आइडल, सारेगामापा या और कई ऐसे मंच है, उसमें अगर वो नहीं जा पा रहे हैं तो कैरियर बनाने का और बेटर रास्ता क्या है अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, ये मेरा बिल्कुल पर्सनल ओपिनियन है, इसको मेरे तक ही रहना दीजिए। लेकिन आपने पूछा तो ये मैं बोलता हूँ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ कि किसी भी रियलिटी शो में जाना या किसी रियलिटी शो को जीत जाना ही सिंगिंग का अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। आप किसी भी बड़े सिंगर को लीजिए, जावेद अली जी जज करते हैं, ही वॉज नॉट इनटू एनी रियलिटी शो। सोनू निगम जी जज करते हैं, ही वॉज नॉट इनटू एनी रियलिटी शो। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। अरिजीत सिंह जिस रियलिटी शो में थे उससे वो बाहर हो चुके थे, लेकिन ही इज़ द अरिजीत सिंह, द वन एंड ओनली। तो रियलिटी शो में जाना या उसमें गाना ही अल्टीमेट गोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी तो उसके बाद और टफ हो जाती है। लोग आपको देखने लगते हैं, लोग आपको जानने लगते हैं, फिर तो आपको और मेहनत करना पड़ता है। तो जिसको भी सिलेक्शन नहीं होता है वो बिल्कुल भी ऐसा हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास पूरा ग्लोबल मार्केट खुला हुआ है। देखिए, वंस यू आर ऑन इंटरनेट, मेक इट वेरी क्लियर, वंस यू आर ऑन इंटरनेट यू आर एज गुड एज एनीबडी। जैसे ही आप अपने वीडियोज़ और गाने को लेके इंटरनेट पे अवेलेबल है, वैसे ही आप सब के साथ compete कर रहे हैं। किसी बड़ी म्यूज़िक कंपनी का भी गाना आ रहा है, यूट्यूब पे ही आता है वो, आपका गाना भी यूट्यूब पे ही आता है, प्लेटफॉर्म बिल्कुल सेम है। अगर आपके प्रेजेंटेशन में उस लेवल का दम है तो लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे। आप किसी भी सिंगर्स को ले लीजिए इस वक्त इंडस्ट्री में गा रहे हैं, दलजीत दोसांझ बहुत नाम अगर इस समय चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। वो पंजाब में गाते थे, अपना फोक गाया उन्होंने अपने यूट्यूब पे, लोग बॉम्बे बुला के काम दिया उनको, एमी विर्क बुला के काम दिया उनको, हनी सिंह पंजाब में गाने बनाते थे, बॉम्बे आए उनको, ए.आर. रहमान साहब बॉम्बे में कम रहते हैं, चेन्नई में रहते हैं, इलिया राजा साहब चेन्नई में रहते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है आज के ज़माने में किसी एक सब्जेक्ट पे काम करने के लिए किसी स्पेसिफिक जगह पे होना। अगर आपकी क्रिएटिविटी में दम है तो लोग आपको कहीं से भी एक्सेप्ट करेंगे। बिल्कुल। पुष्पा 2 साउथ में बनी है पर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है ना। तो कोई ऐसा जरूरी नहीं, टेक्नोलॉजी से जितना आप दोस्ती करेंगे आप उतना ज़्यादा ग्लोबल होते जाएंगे। दिस इज व्हाट आई मीन टू से। मन में कभी ऐसा आया कि अगर मैं गाना नहीं गाऊं तो आप क्या करते? कोई नेक्स्ट प्लान? ऐसा तो कभी सोचे ही नहीं, प्लान भी नहीं होना चाहिए लाइफ में मेरे बिल्कुल। हिसाब से। आप अगर कुछ कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू कीजिए। अगर आप उसको, अगर ईश्वर ने ये सोच रखा होगा कि आपको 26 साल या 30 साल की उम्र में सक्सेस दूंगा और आप 29 साल 6 महीने में उसको छोड़ दिए, तो आपका कोरम तो पूरा हुआ नहीं। इट्स लाइक मेडिसिन, जैसे मेडिसिन का कोर्स पूरा करना पड़ता है तभी आप ठीक होते हैं, वैसे ही अगर आप किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में हो, नॉट ओनली म्यूज़िक, किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में हो, तो एक सर्टेन टाइम तक आपको उसके लिए कोशिश करना ही चाहिए। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, इस चीज़ को क्लियर होना चाहिए। फेमस होना इस लक का बात, जिसको लोग सक्सेस मानते हैं, फेमस होना इस किस्मत का बात, लेकिन गुड होना और एक्सीलेंट होना ये आपके मेहनत की बात है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप एक्सीलेंट ज़रूर हो सकते हैं। फेमस होना ना होना यहाँ ईश्वर पे छोड़ दीजिए। इस देश में दूसरा सोनू निगम कोई बन नहीं सकता, दूसरा अरिजीत सिंह कोई बन नहीं सकता, पर रोहन बनना आपके हाथ में। आप अपनी मेहनत आप खुद से कर सकते हैं। अगर मेरे किस्मत में कोई हिट गाना होगा तो मैं भी हिट हो जाऊंगा, बिल्कुल। अगर नहीं होगा तो अच्छा गाना तो मेरा अपना मेहनत है ना। मेहनत है ना। तो प्लान भी नहीं होना चाहिए, मेरा अपना पर्सनल है, प्लान भी नहीं होना चाहिए। आप जो कर रहे हैं अगर उसमें आप एक्सेलेंट होंगे तो आपको आपके ब्रेड एंड बटर के लिए कभी भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, तो आपको दूसरा ऑप्शन चुनना ही नहीं पड़ेगा। अगर आप एवरेज हैं या अपने काम को ईमानदारी से नहीं कर सकते हैं, फिर तो आपको प्लान बी सी डी ई एफ बहुत सारा प्लान चाहिए। बिल्कुल। आप बॉलीवुड गाने करते हैं रांची में रह के, किन किन चीज़ों का फेस करना पड़ता है? देखिए, जब पहला फिल्म करे थे जी म्यूज़िक के लिए, मुझे वो मौका मिला था, चेज नाम था उस मूवी का। अच्छा। 2019 का मैं बात बता रहा हूँ आपको, 2018 शायद 18 एंड रहा होगा। तो मुझे हर इंसान जिसने मुझे जिसको ये पता चला कि आई गॉट द अपॉर्चुनिटी कि हम एक बॉलीवुड मूवी कर रहे हैं, तो उसने मुझे सजेशन दिया कि बॉम्बे चले जाओ, वहाँ पे म्यूजिशियंस के साथ मिलो, उसके साथ अरेंज करो, उसके साथ कंपोज करो।
देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि मुंबई में म्यूजिशियंस अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, पर इसमें भी कोई डाउट नहीं कि झारखंड में कोई कमी नहीं। अच्छा। तो मैंने ये सोचा कि अगर हमको मौका मिला है कि हम कुछ कर लें, तो ऐसा क्या ज़रूरत है कि बैक बैक करके चले गए। अंधेरी में बैठ के ही अच्छा म्यूज़िक नहीं बन सकता है, रातू रोड में अच्छा म्यूज़िक बनता है। हम रातू रोड में रहते हैं, बिल्कुल। तो हम यहाँ म्यूज़िक बना सकते हैं, तो हम वहाँ जाके क्यों म्यूज़िक बनाएंगे। आजकल ज़माना इंटरनेशनल हो गया है। व्हेन यू आर यूजिंग एन इंटरनेट, दैट मीन्स यू आर ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म। आप समझ रहे हैं। जैसे ही आप इस चीज़ को एक इंटरनेशनल मार्केट में डालना चाहते हैं, आपको इंटरनेट का सहारा लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल। आप किसी भी OTT पे जाएं, वो एक इंटरनेशनल मार्केट है। किसी भी थिएटर में जाए, जब गाना यूट्यूब पे आता है तो वो ऑटोमेटिकली हर कंट्री में दिख सकते हैं आप उसको। आपका जो पॉडकास्ट है, अगर आप अमेरिका में किसी को भेजेंगे तो उसको उसका एक्सेस है। दैट मीन्स यू आर यूजिंग अ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। तो ये जोग्राफिकल रीज़न ऐसा क्यों है कि अगर आप बैठ के बॉम्बे कैलकाटा में म्यूज़िक बना रहे हैं तो अच्छा बनेगा, रांची बना रहे हैं तो नहीं बनेगा। ऐसा कुछ भी तो तो वो मेरे अंदर बहुत डेडिकेशन था। मैंने आपको पहले भी कहा कि मुझे इस चीज़ को इस तरह से प्रेजेंट करना है कि लोग जब बोले कि झारखंड से आर्टिस्ट आया है, तो उसको आज अगर हमको कोई सीरियसली लेता है थोड़ा भी, जो भी नेशनल मार्केट है, जब हम बाहर शोज़ के लिए जाते हैं, जैसे बैंगलोर शो के लिए गए, दिल्ली शो के लिए गए, तो आई वेरी प्राउडली से कि आई एम फ्रॉम रांची, झारखंड, एंड पीपल एक्सेप्ट इट। ओके। मुझे नहीं बोलना पड़ता कि मैं बॉम्बे से हूँ। लेकिन ये मानसिकता है लोगों की कि अगर आप बॉम्बे में काम करते हैं तो ही आप अच्छे आर्टिस्ट हैं। आप कभी असम जाएं, क्योंकि मैं उधर के आर्टिस्ट से काम करता हूँ, बता रहा आपको। आप कभी असम जाएं, आप कभी बंगाल जाएं, आप कभी उड़ीसा जाए, जाएं, छत्तीसगढ़ जाए, हाँ, आपको वहाँ इतने गुणी आर्टिस्ट मिलेंगे। उनको आप झारखंडी में मिलो लोगों से। झारखंड में हम झारखंड के हैं। अगर आप मुझे मानते हैं कि मुझे म्यूज़िक आता है, तो मैं तो झारखंड से हूँ। आई वेरी प्राउडली से कि हम झारखंडी। मेरे से भी ज़्यादा टैलेंटेड लोग इस शहर में होंगे जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, या ये सोच के बैठे हुए कि हम बॉम्बे जाएंगे तो ही काम मिलेगा। तो म्यूजिक करेंगे। काम तो यहीं आपको क्रिएट करना पड़ता है। आज के ज़माने में आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है अच्छा म्यूज़िक करने के लिए। इंटरनेट पे सुविधाएं उपलब्ध है, आप उससे सीखिए, खुद को तैयार कीजिए, और मैं आपको गारंटी देता हूँ जिस प्रोटोकॉल और जिस लेवल के आर्टिस्ट यहाँ मौजूद है, जितना ईजी एक्सेस आपको यहाँ हो जाएगा, उतना एक्सेस बाहर नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने अपना वो फिल्म का जो म्यूज़िक है वो कंपोज रांची में ही किया, और यहीं से मैंने अपने प्रोड्यूसर को भेजा। जब उसने ओके किया कि नहीं ये गाना बहुत अच्छा है, तो मैं मिक्स मास्टर, क्योंकि आपको अल्टीमेटली एटमॉस करना पड़ता है, 5.1 करना पड़ता है, तो मिक्स मास्टर मैंने बॉम्बे में किया, क्योंकि वो मेरा करियर के लिए ज़रूरी था और यहाँ वैसा फैसिलिटी उस समय नहीं था। लेकिन म्यूज़िक बनाने के लिए, गाना सीखने के लिए, गाना बनाने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। रांची इस मतलब फुल्ली इक्विप्ड, रांची में हर कुछ है। आपके बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऑल टाइम फेवरेट सिंगर कौन है? रफ़ी साहब मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं। आप रफ़ी साहब का कोई गाना गुनगुना दे प्लीज। दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाए, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाए, दीवाना हुआ बादल। सुपर, थैंक यू। आपने भाभी जी के लिए पहला सॉन्ग कौन सा गाया था? कभी सुनाते हैं आप उन्हें गाने? हाँ, गाना ही से तो सब कुछ है। इनफैक्ट जब भी थोड़ा झगड़ा वगड़ा होता है तो कुछ गाना ही सुना लेते हैं। सुनाइए प्लीज, कौन सा गाना आप उन्हें वही सुनाते काम हैं? आता है। उनका एक उनका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है जो आपसे वो सुनना चाहती है? जो पहला गाना मैंने उनको सुना के इम्प्रेस किया था, दैट वाज सैया। अच्छा। सैया जो कैलाश खेर जी का है, अच्छा, वो अच्छा। मैं गाया था उनके लिए। एक वो भी गाना है, वो उनको बहुत पसंद है, वो है बात ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरी खातिर है जी रहा, तू जहाँ जाए महफूज हो, तू जहाँ जाए महफूज हो, दिल मेरा मांगे बस ये दुआ, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरी खातिर है जी रहा। ये उनका काफ़ी फेवरेट है। और आपके साथ काम करके मुझे काफ़ी मज़ा आया।
बहुत सारी बातें ऐसी हुई जो यंग सिंगर के लिए या नए लोगों के लिए बहुत काम आएगा। आई होप आपको भी मज़ा आया होगा। थैंक यू सोनू जी, मुझे आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। आपका विजन बहुत अच्छा है। इट्स गुड, आपका पॉडकास्ट लोग देख रहे हैं, और हम चाहेंगे कि जो लोग मुझे थोड़ा भी एडमायर करते हैं, प्यार करते हैं, वो द सोनू शो ज़रूर देखें। यूट्यूब पे जाएं, लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि और भी नए नए लोग आपको इस चैनल पे मिलेंगे जिनसे आप काफ़ी कुछ सुन पाएंगे, सीख पाएंगे। थैंक यू सो मच। जोहार।